इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें, आज इसे हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो हमारी आय हुई है, इस आय में सकल आय में हमें इनकम टैक्स देना होता है। यदि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तब, और यदि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है तब हमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं कि अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हम अपनी सकल आय को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है जिसमें हम विभिन्न सेक्शन के तहत छूट प्राप्त करते हैं, और तीसरे पार्ट में हम अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं और इस टैक्सेबल इनकम में हमें कितना टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट हम कर लेते हैं, और ओवरऑल पूरे वित्तीय वर्ष में हमें कितना टैक्स देना होगा इसकी गणना हम करते हैं। तो आइए देखते हैं शुरू से इसकी प्रोसेस। सबसे पहले यदि आप सैलरी पर्सन हैं तब आपको पूरे वित्तीय वर्ष में जो ग्रॉस सैलरी मिली है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद में यदि विभिन्न स्रोतों से आपकी कोई आय हुई है तो वो अमाउंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इन सभी का टोटल आपको यहाँ पर करना है जो कि आपकी सकल आय होगी। जैसे अन्य स्रोतों से हमारी कोई भी आय नहीं हुई है तो हमने केवल ग्रॉस सैलरी यहाँ पर लिखा है 8,50,000 रुपए, और वही हमारी सकल आय हो जाएगी। अब चूंकि सैलरी पर्सन है तो हमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिलेगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को आपको जो सकल आय है इससे घटा देना है। तो यहाँ पर 8,50,000 में हमने 50,000 रुपए माइनस किया, तो अब यहाँ पर जो इनकम आएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में वो लिख देना है। तो 8,50,000 में 50,000 रुपए माइनस होगा, 8 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में आता है डिडक्शन वाला पार्ट, जिसमें आप देखेंगे सेक्शन 10 के तहत आप जो डिडक्शन लेंगे वो वाला पार्ट, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स यदि आपका कटा है तो वो अमाउंट आप इसमें लिख दें। इसके अतिरिक्त हाउस रेंट 80 GG। अब यहाँ पर हाउस रेंट जो अमाउंट है इसे फिल करते समय सावधानी से आप फिल करें, क्योंकि इसकी शर्तें होती है और 3 शर्तें दी रहती है, जिसमें मिनिमम जो अमाउंट रहता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद इसमें अन्य और भी अलाउंस हैं, यदि आपके पास में हो तो वो अमाउंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इन सभी का टोटल आप नीचे कर लें, और जो भी टोटल आएगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में जो अमाउंट आ रहा है इससे माइनस कर देना है। तो हमने 8 लाख में जो टोटल इसका आया है सभी का वो घटा दिया है। चूंकि हमारा केवल प्रोफेशनल टैक्स कटा था तो हमने केवल एक ही अमाउंट इसमें ऐड किया है, तो 8 लाख में 2,500 रुपए हमने माइनस किया है, और जो भी अमाउंट आएगा आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, बहुत ही पॉपुलर पार्ट है, जो कि अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD के तहत हम छूट प्राप्त करेंगे, और इस पार्ट में अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक की ही छूट प्राप्त कर सकते हैं। और छूट में आप देखेंगे कि यदि आपका GPF कट रहा है तो वो अमाउंट आप इसमें फिल कर सकते हैं, GIS कट रहा है तो वो भी कर सकते हैं, NPS के तहत कटौती हो रही है तो वो अमाउंट आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे कि अन्य और भी पॉइंट दिए गए हैं, जैसे PPF, PLI, NSC। तो इस प्रकार से जो है फिक्स्ड डिपॉजिट, ट्यूशन फीस बच्चों की आप इसमें ऐड कर सकते हैं, होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास में अमाउंट हो वो अमाउंट आप इसमें ऐड कर लें, लेकिन इसके लिए शर्त है, पहली शर्त कि इनसे संबंधित दस्तावेज आपके पास में हो, और दूसरी शर्त इसमें जो है कि इस पार्ट में जो 80C, 80CCC और 80CCD वाला पार्ट है इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की ही छूट आप ले सकते हैं, चाहे आपके पास में कटौती अतिरिक्त ही क्यों ना हो। जैसे आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास में जो कटौती है 2,24,400 रुपए की कटौती इसमें आ चुकी है, लेकिन इसमें हमें छूट केवल मिलेगी 1,50,000 रुपए की। तो इस प्रकार इसमें जो भी अमाउंट आपके पास में हो दस्तावेज के साथ में अमाउंट इसमें आप ऐड कर लें। अब इसमें एक कार्य और हो सकता है, जैसे आप इसमें देखेंगे न्यू पेंशन स्कीम 80CCD के तहत आपको अमाउंट इसमें फिल करना है। साथ ही इसमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है जिसमें न्यू पेंशन स्कीम NPS 80CCD1B एक धारा दी गई है। इस धारा में भी आप अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं, लेकिन छूट कब लेंगे जबकि इस राशि को आपने ऊपर ऐड नहीं किया हो। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी जो है 1.5 लाख रुपए से अधिक अमाउंट हो गया है, तो NPS का जो अमाउंट है आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे 72,000 रुपए है तो आप केवल 22,000 रुपए इसमें ऐड कर लें, और शेष जो 50,000 रुपए है नीचे आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है 80CCD1B इसमें अधिकतम
50,000 रुपये तक की ही छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एनपीएस का अमाउंट है आपका, वो आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या फिर केवल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर अधिक अमाउंट है तो यहाँ पर ऐड कर लें और देख लें आप कि यहाँ पर यदि 1.5 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस हो रही है एनपीएस अमाउंट को छोड़कर, तब जो एनपीएस का अमाउंट है नीचे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद छूट प्राप्त करने वाला जो पार्ट है, जिसमें आप अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग छूट ले सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे 80 DDB। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने इलाज के लिए, अपने आश्रितों के इलाज के लिए, आश्रित में माता पिता, बच्चे, पत्नी, इनके इलाज के लिए छूट प्राप्त कर सकते हैं। और सामान्य नागरिक का इलाज है तो 40,000 रुपये तक की छूट इसमें मिल जाएगी। और यदि वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है, इनके ट्रीटमेंट में 1 लाख रुपए तक की छूट इसमें मिल जाती है। इसके बाद यदि हम देखें तो 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस में हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में यदि सामान्य नागरिक का मेडिकल इंश्योरेंस है तो 25,000 रुपये तक की छूट इसमें मिलेगी। और वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है, इनके इंश्योरेंस में 50,000 रुपये तक की छूट आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे 80DD। इसमें आप दिव्यांग व्यक्ति, जो डिसेबल व्यक्ति है, इसके इलाज में जो खर्च हुआ है इसके लिए छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी है। यदि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो 40% से अधिक दिव्यांग है लेकिन 80% से कम दिव्यांग है, तब ऐसे व्यक्ति के इलाज में जो खर्च हुआ है अधिकतम 75,000 रुपये तक की हम छूट ले सकते हैं। लेकिन दिव्यांग व्यक्ति यदि 80% से अधिक दिव्यांग है, तब हम 1,25,000 रुपये तक की छूट इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें तो डोनेशन। अब डोनेशन भी आप दे सकते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जिसमें 100% डोनेशन में छूट मिल जाती है। जिसमें हम बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में यदि आपने दान किया है तो 100% आपको छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में यदि आपने दान किया है तो 100% आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। जितना भी अमाउंट आपने दान किया है वो सारा अमाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ध्यान रखें कि जो आप दान दे रहे हैं, जो डोनेशन दे रहे हैं, उसकी सारी डिटेल आपको अपने पास में रखना है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब जो डोनी की डिटेल है वो आपको इसमें लगेगी। इसके बाद में हम देखें तो 80U जो डिसेबल व्यक्ति है वो सालाना 75,000 रुपये तक की छूट यदि 80% से कम दिव्यांग है तब इसमें ले सकते हैं, और 80% से अधिक दिव्यांग है तब 1,25,000 रुपये की छूट इसमें ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80U के तहत। इसके बाद हम देखें तो 80CCG में भी हम अधिकतम 25,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन लोन पर हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त होम लोन में हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके लिए नियम होते हैं कि अधिकतम आप कितनी छूट इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट ऑफ होम लोन अंडर सेक्शन 24A, इसके तहत भी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी एप्लीकेबल हो, जो अमाउंट आपके पास में छूट लेना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इनमें से केवल हैंडीकैप्ड के लिए जो है 80U में किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, केवल विकलांग सर्टिफिकेट को छोड़कर। बाकी सभी में आपको सर्टिफिकेट देना होगा यदि आप छूट प्राप्त कर रहे हैं तब। और इतना ऐड कर देने के उपरांत यहाँ पर आपको टोटल करना है और आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट करना है। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो आफ्टर डिडक्शन जो इनकम थी उससे हमें माइनस करना है यहाँ वाला अमाउंट। जैसे आप देखेंगे कि 50,000 रुपये का हमने एनपीएस का अमाउंट इसमें ऐड किया है। इसके बाद में टैक्सेबल इनकम जो हमारी आ रही है 5,97,500 रुपये। अब इस अमाउंट में हमें टैक्स लगेगा। अब टैक्स बचाना हो तो जैसे ट्रीटमेंट के लिए हमने खर्च किया है तो इसमें हम छूट ले सकते हैं। जैसे हमने छूट लिया 20,000 रुपये की। इसके बाद में इंश्योरेंस यदि हमने लेकर रखा है तो इंश्योरेंस में भी हम इसमें छूट ले सकते हैं। जैसे हम 60,000 रुपये इंश्योरेंस का ऐड करते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए 40,000 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन का भी इसमें ट्रीटमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम है यहाँ पर आ चुकी है। चूँकि 5 लाख रुपये से कम हमारी टैक्सेबल इनकम है तो यहाँ पर हमें कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। अब यदि 5 लाख रुपये से अधिक हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, जैसे आप देखेंगे कि 5,37,500 रुपये टैक्सेबल इनकम आ रही है, तो इस अमाउंट में हमें टैक्स देना होगा। अब टैक्स कैसे लगेगा? शुरू के जो 2.5 लाख रुपए है इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स आपको लगेगा ओल्ड रिजीम में। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 5% टैक्स लगेगा, तो 12,500 रुपये टैक्स लग जाएगा। इसके बाद में 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक
आपको 20% टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 लाख से अधिक जो है 37,500 रुपये है। तो 37,500 रुपये 20% की दर से आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा। तो 7,500 रुपये यहाँ पर टैक्स आ गया है। अब इन सभी का टैक्स का टोटल आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको शिक्षा उपकर देना होगा जो कि 4% होता है। तो 20,000 और 800 इसमें ऐड हो जाएगा 20,800 रुपये। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिबेट नहीं मिल रही है। कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न आ सकता है कि रिबेट क्यों नहीं मिली। तो रिबेट केवल तभी मिलेगी जबकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम हो तब। तो इस प्रकार अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये थी इनकम टैक्स कैलकुलेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।